औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट 5 आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स किसी न किसी हवाले से आपके प्रीवियस टेस्टों में हो चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद a speed v1 and the second half with a speed v2, then the average speed of a car during the whole journey is। याद रखिए, मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी, पिछले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था। हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहे तो एवरेज वेलोसिटी जो आपकी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अगर यहां पर हाफ ऑफ द टाइम कहता तो v एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखें, ये दो जो आपके पहले क्वेश्चन है, दोनों में ये फार्मूला यूज होता है। पहला क्वेश्चन था, अ कार कवर्स हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहा है, दैट मींस दिस फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर द एवरेज वेलोसिटी। सो रिमेंबर, इन क्वेश्चन 1 में ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। दैट वन इज v average is equal to 2v1 v2 over v1 plus v2। that one is the correct answer। but in question number 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आए, अ कार ट्रेवल्स फॉर अ सर्टेन टाइम इट्स स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टाइम। जब टाइम की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फार्मूला यूज क्या होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, v1 प्लस v2। ऑप्शंस में अगर बेटा आप देखेंगे, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, टू बॉडीज व्हेन कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दोनों की स्पीड अगर टुवर्ड्स ईच अदर होगी तो वो जल्दी पहुंचेगी, दैट मींस वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। और एक डायरेक्शन में या अवे जा रहे होते हैं तो फिर आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो यहां पे सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निकली ये पहले आ चुका है एग्जाम्स में। व्हेन द टू बॉडीज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद अ कांस्टेंट स्पीड, then the distance between them decreases at the rate of 6 meter per second। इसका मतलब ये towards each other आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, टेक्निकली क्या है, v1 प्लस v2 टूवर्ड्स आएंगे, इंक्रीज होगा, प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज होना, दैट्स इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड देन द इंक्रीज एट द रेट ऑफ, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस v1 माइनस v2 दैट्स इक्वल टू 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। बेटा हमें मालूम पता है क्या करना है, v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की। इफ यू पुट दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2, ऐड द टू इक्वेशंस। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2v1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर 2 को वहां ले जाऊंगा तो v1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, सो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर 5। अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 5 तो सिर्फ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। लेकिन अगर आप मालूम करना चाहें v2 कैसे मालूम करें, तो v1 की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दें। सपोज कि पहली इक्वेशन आपकी थी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो v1 की जगह पे रखा 5 प्लस v2 दैट्स इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो v2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 करेंगे तो v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड इज गिवन कितनी है, 5 into 10 power 5 meter per second, this speed is given। how long does it take one electron to transfer 1 meter? distance to travel is also given, that one is a 1 meter। आपने कह रहा है how long does it take means टाइम कितना लगेगा। so this one is the data। अब अगर आप यहां पे देखें, आपको पता है v is equal to क्या होता है, s upon t। हमें t मालूम करना, so t is equal to s upon v। अब अगर यहां पे आप चले जाएं, सो t इज इक्वल टू v कितना था, s कितना था बेटा, s था 1 डिवाइडेड बाय 5 into 10 power 5। सो t इज इक्वल टू 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, इनटू ऊपर आप इसको ले जाएंगे तो ये पावर -5 हो जाएगा। t इज इक्वल टू, अगर इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेंगे तो 2 into 10 पावर बेटा माइनस का 1, ये माइनस के -6
seconds. So that should be the answer. आप चेक कर लें आंसर्स क्या से. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. 2 into 10 power माइनस. तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. सो दैट वाज द क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 अब हम हल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. टॉप ऑफ द टावर से जब ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन अ 5th सेकेंड. सो 5th सेकेंड TN, ये मैं आपको लेक्चर्स में बार बार बता चुका हूं. एक होता है T, जैसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड. एक होता है nth सेकेंड. TN क्या है? 5th सेकेंड है. 5वें सेकेंड में 5th सेकेंड. इसमें बेटा G की वैल्यू कह रहा है क्या यूज करें? 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 करें. और आपने मालूम क्या करना है? हाउ मच डिस्टेंस मींस हाइट ऑफ द टावर मालूम करनी है. तो बेटा यहां पे भी आपके पास याद होगा आपको, मैंने 2 फार्मूले बताए थे डिस्टेंस को मालूम करने के, कि अगर ये 5th, 6th, 7th इस तरह से दिया जाए तो S का फार्मूला आपके पास जो डिस्टेंस का होता है VI प्लस हाफ A2TN -1. ये फार्मूला आपने पढ़ा था. सो S इज इक्वल टू यहां पे VI क्या है? 0 प्लस 1/2. यहां पे G की वैल्यू ली गई है क्या? 10. यहां पे आपके पास 10 आ गए. 2 into TN किसके बराबर था? 5 के -1. सो S इज इक्वल टू 0 खत्म. 2 का टेबल, इसको 5 टाइम्स 2 5 10 -1 हो गया. सो S इज इक्वल टू 5. 10 में से 1 जाएंगे, बाकी क्या जाएगा? 9. सो S इज इक्वल टू 45 मीटर. सो दिस वन इज आंसर. Look at your question. So option A is a correct answer for question number 5. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे, now we are solving the question number 6. ये सेम प्रॉब्लम जो अभी मैंने किया, हम पहले भी रियल क्वेश्चन में मेरा ख्याल कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर चुके हैं. बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, when the bullet is fired by a gun, the gun moves backward with a, आपको पता है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी. तो देखिए ये कह रहा है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, द गन मूव्स बैकवर्ड. क्योंकि गन का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी? कम होगी. वेलोसिटी लेस देन द बुलेट. सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा. गन का क्योंकि मास ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? कम होगी. सो ऑप्शन A is a correct answer for question number 6. Then for the question number 7. Question number 7 को अगर आप चेक करें बेटा तो यहां पे एक फिर न्यूमेरिकल है. A ball is dropped from the tower. Question number 7. Distance covered by the falling body in a 2 second will be. Free falling जो बॉडी होती है उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेती है? 0. टाइम इसमें दे दिया T इज इक्वल टू क्या दिया? 2 सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड S आपने मालूम करना है. फ्री फॉल में G की वैल्यू आपके पास G जो है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बहुत सिंपल सा S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर फार्मूला हो गया आपके पास. सो S इज इक्वल टू VI 0. इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया. 1/2 इंटू 9.8 T स्क्वायर, 2 का स्क्वायर. So that S is equal to 1/2 into 9.8 into 2 का स्क्वायर 4 हो गया. 2 का टेबल इसको 2 टाइम्स. So S is equal to 19.6 मीटर. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. आप अपने ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बेटा हम जाएं, a ball is allowed to fall through a height h with a velocity it will hit the ground. यानी जब किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं आप h से, तो जब बॉडी टच करने वाली थी ग्राउंड को तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है आपके पास. आपको पता है 2GH इज इक्वल टू किसके होता है? VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के. तो यहां पे 2GH इज इक्वल टू VF हमें मालूम करना है. सो VF स्क्वायर माइनस ये तो आपका 0 का स्क्वायर हो गया
So VF square is equal to 2GH. So VF is equal to radical 2GH. So this one is option. अगर आप अपने इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स F is given how much? 25 Newton. And a body for the 20 seconds. Time is also given. How much? 20 seconds. What will be the change in a momentum? Change in a momentum delta P is equal to what? बेटा हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं. हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. F is equal to ma होता है. सो F is equal to, अगर यहां पे आप देखें तो आपके पास m अपनी जगह पे, एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है? VF माइनस VI अपॉन T के. अभी भी इसको अगर थोड़ा सा हल कर लें हम, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mVF माइनस mVI डिवाइडेड बाय T. सो F इज इक्वल टू mVF प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज अ मोमेंटम, मींस दिस वन इज फाइनल मोमेंटम क्योंकि F है, माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय T. मैं आपके लिए हल कर रहा हूं, कोई एंट्री टेस्ट में इस तरह का सवाल हल नहीं किया जाता. मैं आपको बता रहा हूं कि इसका फार्मूला डायरेक्ट मैं नहीं यूज कर रहा हूं, आपको करके दिखा रहा हूं. सो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डेल्टा P अपॉन T. तो सिंपली फार्मूला क्या है? डेल्टा P इज इक्वल टू F इनटू T. सो डेल्टा P इज इक्वल टू F कितना गिवन है? 25 इनटू T कितना है? 20. सो डेल्टा P इज इक्वल टू ये 0 और करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 50 मीन्स 500 न्यूटन सेकेंड. आपने इसको सिंपली जब टाइम और फोर्स मिले हो तो उनकी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम. तो डायरेक्टली ऐसी ज़बानी प्रॉब्लम है, ये मैंने हल करके दिखाया कि ये बना कैसे. आफ्टर तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जा रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट. जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो, displacement is going to decrease, velocity is changing, so acceleration, only acceleration that was remains constant, क्योंकि assumptions था कि free fall motion के दौरान अर्थ अट्रैक्ट करती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसमें g जो हो किसके बराबर थी? 9.8 के. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर. 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम चेक करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी. याद रखिएगा, जब किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं और अर्थ उसको पुल कहां कर रही? डाउनवर्ड. जब भी वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन में अपोजिट होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी. दैट मीन्स a body is projected upward, then the magnitude of the velocity will be smaller. वो क्या हो रहा जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. सो 11 में भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा आप चेक कर लें. अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड इज फेसिंग द इंजन. यानी एक ट्रेन के अंदर शख्स बैठा हुआ है, जिस तरफ इंजन है उसी तरफ उसका फेस है. He toss up a coin and the coin falls behind him. ये इस तरह से एक कोइन लेता है, सिक्का लेता है, ऐसे टॉस करता है और ट्रेन के चलते सिक्का उसके पीछे जाके गिरता है. इससे हम क्या कंक्लूड करें? एक बात ध्यान में रखना बेटा, अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो फिर सिक्का वहीं पे आता जहां पे हाथ होते, और अगर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज तो सिक्का आगे जाके गिरता. जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो बैक पे जाएगा. तो आप यहां पे देखें बी फॉरवर्डिंग क्या कह रहा है? अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड इज फेसिंग द इंजन. ही टॉसेस अप अ कॉइन एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड. गेनिंग स्पीड समझ रहे हैं? वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखें, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है ये, और ये वो क्वेश्चन है डिफरेंट बॉस है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं. विच एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फोर्स. इसका मतलब इसमें फोर्स का फार्मूला क्या है? पहला F इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये नहीं है भाई, ये तो वेलोसिटी का है. सेकंड बी F इज इक्वल टू एम है, ये सही है. सी F इज इक्वल टू P अपॉन V, ये भी सही है. आपको पता है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी.
सो फोर्स इज इक्वल टू पी अपॉन वी, इसका मतलब बी भी सही है, इसका ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन डी को अगर देखें, अगर ऑप्शन डी में आप देखेंगे बेटा, आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चन, option E is a correct answer for question number 13. You know why? Because B, C and D, these three are the expression for the force. That's why. Okay, after the question 13, question number 14 देखें. We get hurt when we kick a stone. अगर आप किसी पत्थर को ठोकर मारते हैं, choose the property of the stone which enables it to happen, जिसकी वजह से हम जख्मी हुए, जिसकी वजह से हम हर्ट हुए, जिसकी वजह से हमें चोट लगी। क्या है? आपने जो किक मारी तो उसको क्या कहते हैं? एक्शन। स्टोन की वजह से जो आप हर्ट हुए वो क्या था? रिएक्शन। सो दैट मींस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप चेक करें, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव द कांस्टेंट। एक ऐसी बॉडी जिसका मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वो कह रहा है क्या? फोर्स? नहीं, फोर्स अगर कांस्टेंट भी होगी तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी और इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज आएगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। बी में क्या करा? कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी और मास कांस्टेंट होते हैं तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट तभी हो सकती है जब फोर्स हो, और फोर्स अगर होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं है। डी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, नहीं ऐसा भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर कि ऐसी बॉडी जिसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटे? कांस्टेंट। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 15, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। अभी हमने कहा था फोर्स का फार्मूला क्या है? रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम को क्या कहते हैं? फोर्स। सो आपके पास 16 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 में, तो 17 के अंदर देखिए ये एक न्यूमेरिकल आ गया है। 17 में क्या है? इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 100, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, कितनी दी है? 100 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन इन द एयर। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, कितनी देर ये एयर में रहेगा। बात यहां पे जो आ रही है वो ये कि अगर सपोज करिए ये बेटा मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे फेंक रहा हूं एयर में, पहले तो ये हाइट पे जाएगा फिर वापस आएगा, पहले जाने का टाइम होगा फिर वापस आने का, तो ये टोटल टाइम क्या होगा? टाइम, एयरबोर्न टाइम जिसको कहते हैं, इतनी देर ये हवा में रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जब हाइट पे जाएगा मैक्सिमम तो वीएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? माइनस जी, जो बराबर क्या है? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो टाइम आपने टी मालूम करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपका, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहां पे वी एफ की जगह पे मैं क्या रखूं? वी एफ की जगह पे 0, वी आई की जगह पे क्या रखूं? 100, यहां माइनस 9.8 ये टी, इस तरफ लाएंगे तो टी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9.8। सो टी इज इक्वल टू आपका टाइम जो है वो, इसमें आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये आपके पास हो जाएगा 19.6 के करीब, इस तरह से कुछ होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूं 19.6 इसमें से आएगा, लेकिन इन्होंने वैल्यू जो है वो 10 देंगे तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर देंगे? ये 20 सेकेंड्स इज अ करेक्ट आंसर। जी की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो यहां पे 10 लेंगे तो यहां पे आपके पास, सॉरी यहां पे आपके पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.8 सेकेंड आएगा। सो 9.8 सेकेंड जो आपका टाइम, दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 10 सेकेंड। ऊपर जाने का टाइम क्या हुआ? 10 सेकेंड। वापस आने का भी उतना ही टाइम होगा, तो टोटल टाइम आपका क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 20 सेकेंड। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दी, जितनी देर बॉडी कहां रहेगी? एयर में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन
डी करेक्ट है। हालांकि प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड कौन सा टाइम था ऊपर जाने का, वापस आने का टाइम क्या होगा 10। तो टोटल टाइम जो है एयर में कितनी देर है 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करें बेटा अब आप। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको कहें रिटार्डेशन कहें, या इसको क्या कहते हैं हम डेसिलेशन। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है ये फिर एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल आ गया, तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टू बॉक्सेस, one of the 20 kilogram and the other of the 40 kilogram are sliding down the frictionless inclined plane makes an angle 30 degree। एक इंक्लिनेशन है जिसकी एंगल क्या है 30 डिग्री है। देयर रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस, आपको कह रहा है कि यहां पे एक बॉडी जिसका मास यानी m1 कितना है 20 किलोग्राम, m2 कितना है 40 किलोग्राम। तो आपको ये कह रहा है कि एक्सेलरेशंस जो है यानी एक्सेलरेशन 1 क्या होगी और एक्सेलरेशन A2 क्या होगी। बहुत सिंपल सा इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको याद होगा स्मूथ सरफेस जब होता है तो A का फार्मूला क्या होता है G साइन थीटा, जब डाउनवर्ड मोशन हो। अपवर्ड होता है तो माइनस में फार्मूला आता है। सो A इज इक्वल टू यहां पे हो गया 9.8 और साइन 30 डिग्री हमें पता है 9.8 साइन 30 डिग्री 1/2 के होती है। सो A इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये तो हो गया एक मास के लिए। दूसरे मास के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे भी सेम फार्मूला A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एंगल तो सेम है, A इज इक्वल टू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री। सो A इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1/2, सो A इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा पहला आंसर 4.9 और यहां पे भी 4.9। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर ये जो मास दिया था m1 और m2 इसका क्या हुआ, तो आपको याद होगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था A इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है, उसमें मास का कोई इंपैक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम है। हालांकि होना तो ये चाहता आप खुद हल करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए कर लेता हूं। A cyclist is going up a slope, up slope, ये अनस्लोप नहीं है, अप स्लोप है। थीटा कितनी गिवन है 30 डिग्री, बिल्कुल इसी तरह से ये विद अ हॉरिजॉन्टल। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, फ्रिक्शनल फोर्स 0 होने का मतलब है सरफेस क्या है स्मूथ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट A किसके बराबर होगी, भाई ये तो बहुत ही सिंपल अभी किया। A इज इक्वल टू जी साइन थीटा के होता है, A इज इक्वल टू अपवर्ड जा रहा है तो -9.8 इंटू साइन 30 डिग्री। सो A इज इक्वल टू -9.8 इंटू 1/2, सो A इज इक्वल टू -4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन A इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 को अगर देखें, द रॉकेट्स मूव अंडर द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, आपको पता है उसके अंदर जो फ्यूल होती है वो आउटवर्ड एक स्पीड के साथ निकलती है, वेलोसिटी के साथ, और इन रिस्पांस वो आगे मूव करता है। तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज सेटिस्फाइड बाय द रॉकेट्स मोशन। तो इसका 21 का आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 22 में अगर आप देखें, द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग ओवर रफ सरफेस। अगर एक सरफेस, ये 22 क्वेश्चन है, रफ सरफेस के ऊपर अगर सपोज करें कोई एक गाड़ी मूव कर रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहां पे सरफेस, इन सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगी दैट ऑलवेज अपोजिट द मोशन। अगर ये कार इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ द मोशन, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप जो है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपोज होगी, यहां पे आएगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एंगल कितनी हो जाती है 180 डिग्री। दैट मींस क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी मोशन, उन दोनों के बीच में हमेशा 180 डिग्री की एंगल होती है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22
अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज, या आप पढ़ चुके हैं, मोमेंटम का यूनिट है, दैट मीन्स दिस वन इज, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड याद होगा, ये मोमेंटम का, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने किया था सेकंड से, ये आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर होगा, ये सेकंड, ये पूरा क्या है, न्यूटन, इसका मतलब है न्यूटन सेकंड इज द अल्टरनेट यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखें, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का। अच्छा आप देखें, आप कहेंगे सर ऑप्शन तो सारे एक जैसे हैं, पहले में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, दूसरे में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तीसरे में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, चौथे में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ। आप बोलेंगे सर शायद भूल गए हैं, ऑप्शन जो है सेम टाइप करते। ऐसा नहीं है बेटा, याद रखिएगा आपसे मेरी बात, कि जब भी किसी नाम को, किसी साइंटिस्ट के नाम को अगर कंप्लीट स्पेलिंग लिख रहे हैं उसकी एज ए यूनिट, तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। तो पहले ऑप्शन ए में देखिए न्यूटन का एन बड़ा लिखा हुआ है, मीटर का भी एम बड़ा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए न्यूटन का एन भी स्मॉल है, मीटर का एम भी स्मॉल है, तो ये ऑप्शन सही है। और सी में देखिए न्यूटन का एन बड़ा है, मतलब वो नहीं हो सकता। डी में देखें, डी में फिर दोनों ही बड़े दे दिए गए हैं, तो ये नहीं हो सकते। इसका मतलब है ऑप्शन 24 नंबर का ऑप्शन बी जो है दैट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप 25 में आ जाएं, एरर अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन की वजह से, उनके अनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो एरर्स आते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उस एरर को क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन जो है आपका सी, पर्सनल एरर इज द करेक्ट आंसर। 26 को अगर आप देखेंगे, 0 टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर, देखो अगर कोई नंबर है 3000, तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट राइट जो है ये तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही दिया जाए 3.000, अब भी डिजिट के बाद है लेकिन ये सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगी तो लास्ट जीरो आपके क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट लोकेटेड होगी तो वही जीरो आपके क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। दैट मींस इसका ऑप्शन सी देखें, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। यहां उन्होंने ये नहीं बताया डेसिमल पॉइंट है या नहीं। सवाल देखिएगा, 0 टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, ये देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके राइट साइड पे जो जीरो है यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है और यहां पर सिग्निफिकेंट है। दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26 में। ऑप्शन 26 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मे और मे नॉट बी द सिग्निफिकेंट, दोनों ही कंडीशन है। इसका मतलब है जो नंबर दिया जाएगा उसमें हम डेसिमल पॉइंट को लोकेट करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट है तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27 को आप बेटा आकर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 27 आपका जो उसमें कहा, वेक्टर ए इज अलोंग द वाई एक्सिस, एक वेक्टर जो अलोंग द वाई एक्सिस है। जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे आ जाए तो उसका मतलब उसका वही कंपोनेंट होता है, बाकी कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, जीरो। अब वेक्टर ए, लेट सपोज यहां पर एक वेक्टर ए है जो अलोंग द वाई एक्सिस है यहां पर, तो मैं कहूं एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जीरो, जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जीरो। हां, अगर कोई एंगल बनाता तो तीन कंपोनेंट्स इसके बनते। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल था, अ वेक्टर ए इज अलोंग द वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी जीरो। सो देन क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा 28 में आपको पता है कि टॉर्क हैज अ जीरो वैल्यू इफ द एंगल, आपको होता है टॉर्क क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क जो आपका होता है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ की। और हमें ये तो पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो कब होता है, जब उनके बीच में एंगल क्या हो, जीरो हो या 180 हो। तो ऑप्शन में आपके पास चार जीरो है, 90, 60, 30 मिला हुआ है, इसका मतलब है जीरो पे आपके पास ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी जब मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों के बीच में एंगल जीरो होगी तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 में है,
the magnitude of the cross product and the magnitude of cross product and the dot product of the two vectors are equal, then the angle between the, अगर वो कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 29 समझे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट मीन सपोज करें ए क्रॉस बी, इसका ये मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी के, तो एंगल क्या होगी आपको पता है, इसका फार्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा, इसका फार्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, और आप देखें यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, अब ए बी में कैंसिल, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 जो होती है वो बराबर होती है 45 डिग्री के। सिंपल ये था, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, अगर आप कहना चाह रहे हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू बराबर कब होती है, जब एंगल क्या हो 45। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, 30th क्वेश्चन, टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैविंग द मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है F1, उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दिया 6 न्यूटन, एंड 35, दूसरा है मैग्नीट्यूड F2, उसका दे दिया 35 न्यूटन। द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट में बी, बात समझने की कोशिश करें, मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 0 हो दोनों का सम, इसका मतलब है इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये प्लस हो जाए, इसका मतलब है 95 हो जाए, और रिजल्टेंट इसका मिनिमम कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, उसका मतलब है 60 में से 35 आप माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 25। ये बात पता है किसको शो कर रही है, ये इस बात को शो कर रही है कि इनका रिजल्टेंट 25 से लेकर 95 तक होगा, इसका मतलब है 15 क्या 15 की रेंज में आ रहा है, नहीं 15 25 से छोटा है, ये नहीं हो सकता, 20 25 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता, 70 इसके बीच में आ रहा है कहीं, और डी 100 से बड़ा है, इसका मतलब है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। पॉसिबल वैल्यू इन चारों में से क्या हो सकती है, सी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।